हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को, और हमने अपनी पिछली क्लास में क्लास 12th की केमिस्ट्री का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा किया था। और आज हम जो हमारा सेकंड चैप्टर है कक्षा 12 का विलियन यानी कि सॉल्यूशन, उसके चैप्टर के जो मेन हमारे फॉर्मूले हैं आज हम उनको देखेंगे, क्योंकि अगली क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के अंकित प्रश्नों को जो कि एक्सरसाइज में है, और उसके लिए आपको इस पूरे चैप्टर के फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं कि विलियन चैप्टर में जो जो हमारे मेन फॉर्मूला आए थे वो कौन कौन थे, इनको रिवाइज कीजिएगा जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। तो कौन कौन से थे। पहला हमारा आता है ठोसों की द्रवों में विलेयता। विलेयता जिसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो जब ठोस किसी द्रव में घुलते हैं तो हमने देखा था उनकी जो विलेयता होती है उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, और उसे 100 से यदि मल्टीप्लाई कर दी जाए तो यही हमारी क्या होती है, विलेयता होती है। तो मुझे लगता है काफी आसान है, आपको फॉर्मूला पहले से पता है कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान दोनों ग्राम में रहेंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारी ठोसों की द्रवों में विलेयता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये मैं बता रहा हूं ठोसों की द्रवों में विलेयता। और इसकी खास बात क्या होती है कि ताप का क्या प्रभाव होता है। यदि ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ठोसों की द्रवों में विलेयता भी बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है। दोनों में तीर का निशान ऊपर की ओर है, पहली बात। दूसरा, अब देखिए गैसों की द्रवों में विलेयता। तो गैसों की जो द्रवों में विलेयता होती है वह हम जानते हैं किसके नियम से आती है, हेनरी के नियम से आती है। और हेनरी का नियम कहता है कि जो दाब होता है जिसे हम आंशिक वाष्प दाब कहते हैं वह अनुक्रमानुपाती होता है किसके, मोल अंश के, जिसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो x है इसका सही उच्चारण काई है, और यह हमारी क्या होता है, मोल अंश को प्रदर्शित करता है। तो जो दाब होता है वह मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। और हम जानते हैं यहाँ P क्या है, गैस का आंशिक वाष्प दाब, काई क्या है, गैस के द्रव में मोल का अंश, और KH क्या होता है, हेनरी नियतांक। KH क्या होता है, हेनरी नियतांक। तो ये हमारा किसका है, गैसों में द्रवों की विलेयता। ध्यान रखिएगा ये किसका फार्मूला है, गैसों में द्रवों की विलेयता के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। यहां पर भी इंपॉर्टेंट बात क्या है ये कि ताप को यदि बढ़ाई जाए तो गैसों की द्रवों में विलेयता घट जाती है। प्यारे बच्चों देखिए, ताप बढ़ाने पर ठोसों की, यहां पर हमने बताया था ठोसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है। एग्जाम्पल हमने चैप्टर में दिए थे कि आप कोई एक ठंडा जल लीजिए, उसमें थोड़ी चीनी मिलाइए, आप उसे घोलेंगे तो घुल जाएगी। थोड़ी देर तक घोलते रहिए, एक ऐसी स्थिति आएगी कि अब और चीनी नहीं घुलेगी। आपको और चीनी घुलनी है तो उसी पानी को थोड़ा सा गर्म कर दीजिए। अब आप देखेंगे थोड़ा सा और आप चीनी डालेंगे तो वो घुल जाएगी। तो यही बताती है कि जो चीनी ठोस स्थिति में है और जो जल है हमारी वो द्रव स्थिति में है, तो ताप बढ़ाने पर ठोसों की जल में विलेयता बढ़ रही है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे आप और चीनी घोल सकते हैं, तो ये बात आती है। लेकिन जब हम गैसों को द्रव में घोलते हैं तो ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता घट जाती है। इसका अर्थ है कि यदि द्रवों में कोई गैस घुली हुई है और यदि आप क्या करें, उसको गर्म करना शुरू करें, तो सीधे सीधे क्या होगा कि जो गैस होगी वो द्रव से बाहर निकल जाएगी। आपने देखा होगा कि जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं। तो बुलबुले एक तरीके से क्या है, वह द्रव में मिली हुई गैस को प्रदर्शित करती है कि वो क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो इसका अर्थ है कि ताप बढ़ाने पर द्रवों में गैसों की जो विलेयता होगी वो घटेगी, कम होगी। तो ये बात आपको समझनी है। तीसरा हमारा सूत्र आता है राउल्ट का नियम, जो कि आदर्श विलयन के लिए हम बता रहे हैं कि इसका अर्थ होता है P टोटल। क्योंकि आदर्श विलयन में क्या होता है, एक विलेय को एक विलायक में जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है। और हम करते क्या है कि एक, यदि हम दोनों वाष्पशील ले लें कि दोनों के दोनों जो हमारे द्रव हैं, यदि वो दोनों के दोनों वाष्पशील हैं, तो उनको मिलाने पर जो टोटल वाष्प दाब उत्पन्न होगा वो कितना होगा, P टोटल बराबर होता है PA0 XA प्लस PB0 XB। अब ये PA0 XA क्या है, XA और XB, या इसे कह सकते हैं काई A काई B। यह तो हमारे हैं मोल अंश। हमने दो चीजों को आपस में मिलाया है, दो द्रवों को, एक और एक B को। एक हम कह सकते हैं कोई विलेय कह सकते हैं, दूसरे को हम विलायक कह सकते हैं। तो दोनों के जो दाब होंगे, जो कुल दाब होगा वो इन दोनों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। और आंशिक दाब का हमारा सूत्र होता है सीधे P बराबर होता है P0 इंटू
x के बराबर होता है। अब यहां पर यदि I ले लें तो ये PI0 ये XI आ जाता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई मैंने विलेय लिया तो उसका शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा, जिसको हम PI0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होगा। तो वही चीज हमने यहां पर रखी है। A के लिए PA0XA, B के लिए PB0XB, इन दोनों का जो टोटल योग होगा वह उस विलयन के कुल वाष्प दाब के बराबर होगा, जिसको P या P कुल से प्रदर्शित करते हैं। तो ये द्रव में है, ये हमारे क्या है, द्रव में है। यदि आप गैसीय अवस्था की बात करें कि यह अब दोनों के दोनों द्रवों को थोड़ा सा गर्म होंगे तो दोनों की क्या निकलेंगे, वाष्प निकलेगी, विलेय की भी और विलायक की भी। तो उस स्थिति में जो XA का मोल अंश होगा वाष्प अवस्था में, ध्यान रखिएगा मैंने लिखा है गैसीय अवस्था में, और ये हमारा कैसी अवस्था में, ये द्रव अवस्था की बात हो रही थी। तो गैसीय अवस्था के मोल अंश को हम YA से या XA' से प्रदर्शित करते हैं, और ये बराबर होगा PA0 इंटू XA बटे P। यहां P को हम P कुल भी लिखते थे, ध्यान रखिएगा चैप्टर में हमने यहां P को P टोटल, क्योंकि मैंने यहां लिख दिया है, इस P को हम P टोटल या P कुल से भी प्रदर्शित करते हैं। और ये ऊपर का चीज क्या है, ये ऊपर का चीज ये बिल्कुल PI वाले सूत्र है, यानी कि XA' या YA बराबर होगा PA बटे P कुल, PA बटे P कुल के, ऐसे भी लिख सकते हैं, PA बटे P कुल। और जहां PA बराबर क्या है, बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला, PA0 इंटू XA, इसके बराबर होगा। तो ये वाष्प अवस्था में है, गैसीय अवस्था में मोल अंश हमारा इससे निकाल सकते हैं। इसी प्रकार YB बराबर XB' बराबर PB0 XB बटे P के बराबर होगा। तो ये है। अगला है हमारा, अगला हमने अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में चर्चा करी थी। अणुसंख्यक गुणधर्म हमने बताया था वह गुणधर्म, विलयन के वह गुणधर्म जो विलेय की प्रवृत्ति पर, विलेय कौन सा डाला गया है इस पर निर्भर न करें, बल्कि इस बात पर निर्भर करें कि विलेय के कितने मोल, कितने अणु विलयन में उपस्थित हैं। उसी को हम कहते थे अणुसंख्यक गुणधर्म, जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करे विलयन के गुण, वही हमारे क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो पहला था वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि जो वेपर प्रेशर था वो हमारा क्या होता था, गिरता था, कम होता था। तो वो वाष्प दाब में अवनमन बराबर होता है डेल्टा P बटे PB0 बराबर PB0 माइनस P बटे PB0 इंटू I इंटू डेल्टा X, सॉरी I इंटू XA। और XA क्या है हमारा, A का मोल अंश। अब A और B क्या चीजें हैं, A अवाष्पशील विलेय है, ध्यान रखना ये क्या है, विलेय है, और कैसा है, अवाष्पशील। जबकि B क्या है, ये वाष्पशील विलायक है। तो यदि B वाष्पशील विलायक पे हम कोई विलेय पदार्थ मिलाएं जो कि अवाष्पशील हो, जैसे जल है, जल में यदि मैं नमक मिलाऊं, जल में यदि चीनी मिलाऊं, तो जल जो है वो है एक वाष्पशील पदार्थ, वो हमारा विलायक होगा। उसमें मैं नमक या चीनी मिलाऊं तो नमक और चीनी जो ठोस है वो हमारे हैं अवाष्पशील पदार्थ, क्योंकि ठोस वाष्पशील नहीं होते सामान्यतः। तो ऐसी स्थिति में जो वाष्प दाब गिरेगा पूरे विलयन का, उसका फार्मूला हम यहां से प्रदर्शित कर सकते हैं। लास्ट में ये I आया है, और I क्या होता है, जैसे हम वांट ऑफ स्थिरांक कहते थे, ध्यान रखिएगा आप। और I बराबर क्या होते हैं, संयोजन या वियोजन में मोलों की संख्या, संयोजन या वियोजन के पश्चात टोटल कितने मोल हैं बटे संयोजन वियोजन से पूर्व मोलों की कितनी संख्या, इसके अनुपात को हम क्या कहते थे, I यानी कि वांट ऑफ नियतांक से प्रदर्शित करते थे। अगला अणुसंख्यक गुणधर्म का दूसरा जो हमारा घटना होती है उसे कहते हैं हिमांक में अवनमन, और इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा TF, T यानी कि टेम्परेचर, डेल्टा मतलब जो परिवर्तन आया, जो कमी आई है, और F यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन बराबर होता है I इंटू KF इंटू M। तो I तो यही वांट ऑफ नियतांक हो गया, KF क्या हो गया, ये हमारा क्या होता था, नियतांक होता था, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट का नियतांक होता था, और M क्या होती है हमारी मोललता। तो M मोललता, और KF की वैल्यू निकाले तो KF बराबर होता था R इंटू M1 गुणा TF स्क्वायर बटे 1000 गुणा डेल्टा H। इस फार्मूले का भी कई जगह यूज होता है, हमने चैप्टर में इसको नहीं निकाला था, लेकिन ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और कई सारे न्यूमेरिकल्स में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको यहां इंक्लूड करा हुआ है। तो KF बराबर हो गया R हमारा गैस नियतांक, M1 यानी कि विलायक की बात हो रही है, TF यानी कि जो हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट है, हमारा हिमांक का जो ताप है, और 100 गुणा डेल्टा H गलन, डेल्टा H हमारी क्या होती थी, एंथैल्पी होती थी,
और किसकी, गलन की। तो ये हमारा फार्मूला इसका हो गया। अगला है क्वथनांक में उन्नयन, वह भी अणुगति हमारा क्या है, जो गुणधर्म है विलयन के उसी पर आधारित है। ये आ गया डेल्टा टी बी बराबर आई के बी एम, फिर से एम क्या आ गया हमारा मोलरता, आई क्या हो गया वांट ऑफ नियतांक, और के बी क्या हो गया, ये क्वथनांक के लिए जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको प्रदर्शित करता है। और के बी की वैल्यू भी इसी की तरह निकाल सकते हैं, दोनों चीजें सेम है। यहाँ के एफ था तो यहाँ के बी है, यहाँ टी एफ है तो यहाँ टी बी है, यहाँ पर गलन थी तो यहाँ पर वाष्पन की बात हो रही है, और ये हमारी क्या है, फार्मूला है के बी का। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला हमारा लास्ट आता है फार्मूला परासरण दाब का। तो परासरण दाब पाई बराबर होता है आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, जहां सी, आई तो आप जानते हैं वांट ऑफ नियतांक, सी हमने कहा यह हमारा होता है कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता। सांद्रता कितने रूपों में हमने प्रदर्शित करी थी, ध्यान होगा आपको, मोलरता के रूप में, मोलरता के रूप में, ग्राम ग्राम में, ग्राम द्रव्यमान में, इसके अलावा नॉर्मलिटी में, फॉर्मलिटी में, वो सब हमारी विलयन की सांद्रता होती थी, कंसंट्रेशन होता था सी। आर गैस नियतांक, टी क्या होता है हमारा टेम्परेचर होता है, और ये क्या होती है पाई परासरण दाब। परासरण दाब आप जानते हैं, परासरण वह क्रिया होती है कि यदि एक हम दो विलयनों को आपस में अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग अलग कर ले, कि एक विलयन का हम कहें कि जो सांद्रता है वो ज्यादा है, दूसरे विलयन की कम है, इसका अर्थ है एक में जो विलय के अणु घुले हुए हैं वो ज्यादा हैं और दूसरे में विलय के अणु कम घुले हुए हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन होगी, जो झिल्ली होगी, ये कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक को अधिक सांद्रता वाले विलयन में क्या करेगी, प्रवाहित करना शुरू कर देगी। ये हमारी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो और इस चीज को यदि आप रोकना चाह रहे हो कि अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू विलायक दूसरी तरफ न जाए, तो उसके लिए जो दाब लगाया जाता है उसी को हम कहते हैं परासरण दाब, और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है इतने फॉर्मूले बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कीजिए। फिर एक छोटा सा हमारा आई को और रिप्रेजेंट करेंगे, जो वियोजन और हम कह रहे हैं संयोजन की बात करी थी हमने, इसको थोड़ा और डिटेल में आपको समझाएंगे। डायरेक्ट इसके आपको यहाँ पर फॉर्मूले बता रहे हैं, जिसलिए आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से या न्यूमेरिकल करने में ज्यादा समय न लगे, आपका कम समय में आपका काम हो जाए। तो नोट कीजिए, फिर हम उन फॉर्मूलों को भी आपके सामने रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने महत्वपूर्ण सूत्रों को समझा जो विलयन के हैं। उसी लास्ट में हमने आई यानी कि वांट ऑफ जो नियतांक था उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारा वांट ऑफ नियतांक होता है आई, जिसको हमने कहा था संयोजन या वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या बटे संयोजन या वियोजन से पूर्व मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है वांट ऑफ नियतांक आई। अब समझिए, वियोजन को यदि हम वांट ऑफ नियतांक से रिलेटेड करें, जोड़ दें, तो हमने कहा आई बराबर होगा 1 + n-1 इंटू एल्फा के बराबर होगा। और होता तो हमने जब प्रश्नों में इसको यूज करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में भी हम एग्जांपल करेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, आई बराबर लेते हैं कि रिएक्शन में यानी कि विलयन में कुल मोलों की संख्या और बटे पूर्व में मोलों की संख्या कितनी थी, यानी कि विलयन बनने से पहले, उसको हम 1 ले रहे हैं, तो इसमें 1 का भाग करेंगे तो इतना ही आएगा। तो आई का डायरेक्ट फार्मूला आपने ध्यान रखना है, आई बराबर 1 + n-1 इंटू एल्फा, जहां एल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है कि कितने वियोजित हो रहे हैं, आपको इस बात को ध्यान रखना है। और साथ में हमारा क्या आ जाता है, a बराबर n1b + n2c प्लस, मान लो कोई हमारे पास कोई एक, हाँ हम कह सकते हैं विलय है, वो एक से अधिक घटकों में टूट रहा है, तो जितने घटकों में टूटता है उसी को लिख लेते हैं। a टूट रहा है, b c d e f मान लेते हैं कईयों में, तो b के मोलों की संख्या प्लस c के मोलों की संख्या प्लस d के मोलों की संख्या, सबके मोलों की संख्या, और सबको जोड़ दिया जाए तो n के बराबर होगी। ये यहां पर क्या है, इस फॉर्मूले में n है। और अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है। वियोजन की मात्रा क्या है, वियोजन की मात्रा मैंने कहा, मान लेते हैं हमारे पास कुल 1 मोल है किसके, विलय के, और विलय के 1 मोल में जब हमने विलायक में जोड़ा तो किसका निर्माण हुआ, विलयन का निर्माण हुआ। लेकिन विलयन में संयोजन और वियोजन 100% नहीं होता, इसकी कुछ मात्रा होगी, यानी कि 100 है तो 100 में से 70 का वियोजन या संयोजन होगा, बाकी 30 ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो वही जो हम 70 कह रहे हैं उसी को कह रहे हैं ये वियोजन की मात्रा। तो वियोजन कितने हो गए, अल्फा वियोजित या संयोजित, और जो शेष बच जाएंगे यानी कि 1 - अल्फा शेष बच जाएंगे।
जो न तो संयोजित हो रहे हैं ना वियोजित हो रहे हैं। तो यहां पर क्योंकि वियोजन बात कर रहे हैं तो वियोजन के लिए वियोजन लिख लेना, वियोजन के लिए वियोजन लिख लेंगे, और संयोजन के लिए हम किसका नियतांक का इस्तेमाल करेंगे, बीटा का। फिर वही बात, विलेय के मान लेते हैं 100 हमारे पास मोल थे, जब उसको विलायक में मिलाया तो जब किसका निर्माण हुआ, विलयन का निर्माण हुआ, तो यह जो हमारा विलेय था वह क्या हो गया, संयोजित हो गया। संयोजन मतलब उसके एक से अधिक अणु आपस में मिल करके एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। जैसे एग्जांपल है, ए के एन अणु आपस में संयुक्त होकर के ए एन का एक ही अणु बना रहे हैं, तो यह हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन की प्रक्रिया। और इसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, बीटा से। तो फिर यहां पर वही बात आ रही है कि विलेय के कितने हैं, मान लेते हैं 1 मोल है, इसको जब विलायक में डाल करके विलयन का निर्माण हुआ तो विलयन में बीटा हमारे जो मोल हो गए 1 में से बीटा, यह हमारे क्या हो गए, वियोजन की मात्रा, वियोजन नहीं, यहां पर तो संयोजन है तो लिखेंगे संयोजन की मात्रा, संयोजन की मात्रा। और शेष कितने बच जाएंगे, 1 माइनस बीटा क्या रह जाएंगे, शेष। तो फिर वही बात कह रहा हूं, मैंने कहा मेरे पास 100 थे मान लेते हैं अणु, किसके, विलेय के, उनको मैंने विलायक में डाल दिया, विलयन बन गया। अब उन 100 का हमने कहा संयोजन हो रहा है। जब संयोजन हो रहा है पूरे 100 के 100 का नहीं होगा, उसमें से मान लेते हैं 70 का हो रहा है, और 30 जो ऐसे हैं जो हमारा संयोजन की प्रक्रिया है उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, तो ये 1 माइनस बीटा क्या है, शेष उन 30 को बताता है। और जो मैं 70 कह रहा हूं जो संयोजन की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं वो हमारे क्या आता है, बीटा को बताता है। तो ये हमारे बिल्कुल सेम है, अल्फा बीटा दोनों सेम है, एक जगह वो संयोजन की मात्रा है, एक जगह वो वियोजन की मात्रा है, और एन हमारा सीधे क्या हो जाता है कि जितने हमारे मोल बनते हैं, इसमें मोलों की संख्या घटती है, एन की संख्या, इसमें मोलों की संख्या बढ़ती है। तो चैप्टर में डिटेल में हमने बताया, तो मुझे लगता है इतना हमने जो आपको बताया इससे आपको पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज भी हो गया होगा और आपके सारे फॉर्मूले तैयार भी होंगे। तो प्यारे बच्चों आप इन्हें नोट कीजिए। फिर इसके बाद हमने चैप्टर में लास्ट में 2 एग्जाम्पल हमारे छूटे हुए, हम इन 2 एग्जाम्पल्स को पूरा करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली क्लास से इसके एनसीईआरटी के इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। और पिछली क्लास में हमने आपको ध्यान हो तो वांट ऑफ के नियम के बारे में बताया था कि किस प्रकार उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि जब हम कोई एक विलेय को किसी विलायक में मिलाते हैं तो जब वो एक विलयन का निर्माण होता है तो विलयन में किस प्रकार विलेय के मोलों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, विलायक में मिलाने से पहले जो विलेय की संख्या होती है उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में। और वहां हमने उसका आपको कारण बताया था कि जब किसी विलेय को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलेय जैसे ही विलायक में मिलता है तो उसके अंदर बहुत से विलेयों के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनको हम वैद्युत अपघट्य भी कहते हैं। हाँ, जो हमारे विलेय होते हैं वह क्या करते हैं, एक जो जैसे KCl की बात करी थी, NaCl की बात करी थी, ऐसे विलेयों की, कि वह जब विलयन बनाते हैं तो वह क्या होते हैं, एक धनावेश में और एक ऋणावेश में टूट जाता है। तो यदि वो टूट जाए तो इसे कहते हैं वियोजन की घटना। तो इससे क्या होती है, मोलों की संख्या हम कह सकते हैं बढ़ जाती है। और दूसरा तरीका होता है कि जब किसी विलेय को किसी विलायक में मिला करके विलयन बनाया जाता है तो बहुत बार विलेय के एक से अधिक अणु आपस में संयुक्त हो जाते हैं, यानी कि वहां संयोजन की क्रिया होती है जिसके कारण विलयन में विलेय के मोलों की संख्या भी परिवर्तित हो जाती है। यदि संयोजन होगा तो विलयन में विलेय के मोलों की संख्या घटेगी, और यदि वियोजन होगा अर्थात विलेय 2 भागों में टूटेगा जो जिसमें एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा, तो ऐसी स्थिति में विलयन में विलेय के मोलों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये इस चीज की चर्चा हमने पिछली पूरी क्लास में डिटेल से कर ली थी और वहां पर हमने वांट ऑफ का एक कह सकते हैं एक कांस्टेंट या एक नियतांक उसकी चर्चा की थी जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया था। तो आपको पता होना चाहिए आई क्या होता है। वांट ऑफ नियतांक जो हमारा आई होता है वह बराबर हमारा होता है, ये होता है हमारा सामान्य अणुभार, सामान्य मोलर द्रव्यमान लिखेंगे, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे ये होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान।
और इसी को हमने किससे प्रदर्शित किया था? हमने कहा था अणुसंख्यक गुणधर्म, और ये जितने भी हमने आपको बताए थे वो सारे अणुसंख्यक गुणधर्म ही थे। तो अणुसंख्यक गुणधर्म में हम दो प्रकार के लेते हैं, एक तो हमारा होता है प्रेक्षित और एक हमारा होता है परिकलित। तो यहां पर लिखेंगे प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म बटे दूसरा हमारा आ जाएगा परिकलित, परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म। और साथ ही इन दोनों के अलावा हम यह भी लिख सकते हैं कि विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, क्या कहा हमने? विलयन में विलेय के मोलों की संख्या बटे हम कह सकते हैं कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की विलेय में संख्या। तो इस लास्ट वाले को समझिएगा कि जब विलयन में विलेय का संयोजन या वियोजन होने के कारण मोल की संख्या परिवर्तित हो जाती है तो वह मोलों की संख्या आएगी ऊपर, और आपने जब विलेय को विलायक में मिलाया था उस समय विलेय में जो कुल मोलों की संख्या होती है उसे हम हर में लिखते हैं, यानी कि कुल मोलों की संख्या विलेय में, या लिखते हैं ऐसे लिख लेते हैं, विलेय के पूर्व में मोलों की संख्या। तो मुझे लगता है विलेय के पूर्व में मतलब विलयन बनने से पहले जब उसको विलायक में मिलाया जा रहा था उस समय उसके जो मोलों की संख्या होगी वो यहां पर आ जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं इसके आधार पर, इसके बेस्ड में एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दिए हुए, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, तो इनको अच्छे से समझिएगा। तो शुरू करते हैं हम। हमारा पहला एग्जाम्पल हमारा आता है जो कि है 2.12। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी की जो पूरी किताब है आपको वो अच्छे से तैयार होनी चाहिए आपकी। यदि अच्छे से तैयार होगी तो आपकी चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो, वहां पर आप देखेंगे आपके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। ये हम कह सकते हैं एक प्रकार से बहुत की है, एक ऐसी चाबी है जो आपकी सफलताओं की कुंजी हम जिसे कह सकते हैं, खासकर केमिस्ट्री में। तो इसमें हम देखेंगे हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2.12। क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल है, यहां पे लिख लेते हैं उदाहरण 2.12। इसके अनुसार 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 4.9 kg पर मोल है। यदि यह विलयन में द्वितीय बनाता है, द्वितीय मतलब एक अणु किसमें परिवर्तित हो रहा है? दो अणुओं में, सॉरी दो अणु मिलकर विलय के और क्या कर रहे हैं? एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, इसे कहते हैं द्वितीय। तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा? तो हमें संगुणन का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कैसे, जो हमें क्या क्या चीजें इन्होंने दे रखी है, देखिए सबसे पहले बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में डाला। तो बेंजोइक अम्ल क्या है? विलेय। तो ध्यान रखना विलेय क्या है? बेंजोइक अम्ल। और बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है। और विलायक क्या है? ये हमारा है बेंजीन। बेंजीन। तो विलेय का इन्होंने कितना दिया है? विलेय का दिया है 2 ग्राम, यानी कि इसको हम प्रदर्शित करते हैं W1, ये है 2 ग्राम। और ये हमारा है, यहां पे लिख लेते हैं विलायक बेंजीन का मान W2 हमारे को कितना दिया है? ये है 25 ग्राम। तो ये हमारा है, इसको लिखते हैं, हम विलेय को लेते थे 2, तो ये है 2 ग्राम। और ये होता था W1, ये कितना है? 25 ग्राम, इतना है। घोलने पर हिमांक में अवनमन 1.62 केल्विन आता है, यानी कि हिमांक में अवनमन डेल्टा TF फ्रीजिंग बराबर 1.62 केल्विन, 62
केल्विन आता है, हिमांक में अवनमन। बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि जो कांस्टेंट होता था हमें, जिसे हम KF से प्रदर्शित करते थे, उसकी वैल्यू उन्होंने दी थी 4.9 किलोग्राम केल्विन पर मोल, ये हमें दे दिया है। यदि ये द्वितीय विलयन बनाता हो तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा, हमें निकालना है संगुणन प्रतिशत। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संगुणन प्रतिशत ज्ञात करना है। और आपको पता हो कि संगुणन प्रतिशत क्या होता है। संगुणन प्रतिशत का अर्थ होता है कि कुल विलय जो हमारे पास थे, जिनको हमने विलायक में मिलाया था, जब वो विलयन में गए तो उनमें से कितने, जो हम कह सकते हैं अणु जो हैं, वह आपस में संयुक्त होकर के उन्होंने एक अणु का निर्माण करा। और ध्यान दीजिएगा यहां पर प्रश्न में कहा है द्वितय, क्या कहा है, द्वितय, जिसे डीमर कहते हैं। इसका अर्थ है कि विलय के दो अणु विलयन में मिल करके एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो वही आपको ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत अणुओं का संगुणन हुआ है, यानी कि वह आपस में मिल करके उन्होंने अणुओं का निर्माण करा है, और कितने ऐसे अणु हैं जिन्होंने कि आपस में संयुक्त नहीं हुए, यानी कि उनमें संयोजन की प्रक्रिया नहीं हुई है। तो प्रश्न को कैसे करेंगे इसको समझिए। हमने कहा सीधे यहां पर यदि हम प्रोसेस को समझे, मैंने कहा मैंने विलायक लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने लिया एक विलायक, और विलायक में क्या मिलाया, विलेय मिला दिया मैंने। अब इससे जो विलयन बना है, उस विलयन के बारे में मैं कह रहा हूं आपको कि उस विलयन में विलायक को भी हमने विलायक ही रख दिया, प्लस विलेय में क्या घटना घटित हुई ये समझिए। मान लेते हैं विलेय के मैंने 1 मोल लिए थे, अणुओं की संख्या 1 थी टोटल, या 1 मोल थे। तो यहां पर जब गए विलेय में, विलयन का जब निर्माण हुआ विलायक में मिलाने पर, तो पूरे के पूरे 1 मोल के 1 मोल अणु आपस में संयुक्त नहीं होंगे। उसमें से कुछ आपस में संयुक्त होकर के, 2 अणु संयुक्त होकर के एक अणु का निर्माण करेंगे, जबकि कुछ अणु ऐसे होंगे जो इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो मान लेते हैं कि जो संयोजन हुआ है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, माना जो संयोजन हुआ है वह X अणुओं में हुआ है, X अणुओं में हुआ है। तो शेष कितने रह जाएंगे, शेष रह जाएंगे 1 - X, इतने अणु रह जाएंगे। अब यदि मैं यहां पर कहूं कि विलेय के प्रारंभ में अणुओं की संख्या, यदि मैं क्या ले लूं, 1 था, इसमें n से गुणा कर दूं तो n गुणा 1 यानी कि क्या हो गया n। तो संयोजन किसका हो जाएगा, ये भी n गुणा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा n। और यहां पर शेष कितने बच जाएंगे, इसमें भी मैंने n से गुणा कर दी। तो हमें यही ज्ञात करना है कि इस x की वैल्यू कितनी है, कितने अणुओं का संयोजन हुआ है, वही हमारी संयोजन प्रतिशत कहलाएगा। क्योंकि यहां हमने विलेय में जो कुल संख्या ले ली विलेय के अणुओं की, वो हमने 1 मोल ली है। तो वही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी, कहने का अर्थ ये। तो किस प्रकार से करेंगे प्रश्न को, इस बात को समझिए। हमने कैसे करेंगे, अब देखिए, ये हमने निकालना है, हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। संगुणन प्रतिशत का अर्थ क्या है, x को कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं, ये देखिए, यहां पर हमारे पास फार्मूला है I बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। एक इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे और एक हम इस फार्मूले का यूज करेंगे विलयन में विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के पूर्व में मोलों की संख्या। ये दोनों किसके बराबर है, I के बराबर है। यानी कि मैं लिख सकता हूं सामान्य मोलर द्रव्यमान, शॉर्ट में लिख रहा हूं इसे मैं, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे ये वाला फार्मूला असामान्य मोलर द्रव्यमान बराबर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलयन में कुल मोल बटे, हम कह सकते हैं विलेय के कुल मोल, विलेय के कुल मोल। यहां थोड़ा सा संशोधन करेंगे, विलयन में विलेय के, क्योंकि विलायक के नहीं लेंगे, यह सूत्र। इन दोनों को आपने आमने सामने रखना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले असामान्य मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। और असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है कि जब आप सीधे सामान्य विधि से, जिसको हम कहते थे बहुसंख्यक
जो हमारे गुणधर्म होते थे उसके आधार पर जो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं वही हमारा क्या होता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान। और यहां पर क्या हो रही है, हिमांक की प्रक्रिया हो रही है। तो हिमांक की प्रक्रिया के लिए जो मोलर द्रव्यमान होता था जिसे हम प्रदर्शित करते थे m2 से, तो m2 बराबर का फार्मूला होता है, ये होता है kf इंटू W2 मल्टीप्लाई 1000 बटे डेल्टा TF मल्टीप्लाई W1। और W1 हमारा क्या है, ये हमारा विलायक की मात्रा, W2 विलेय की मात्रा ग्राम में, KF हमारा कांस्टेंट होता है और डेल्टा TF क्या होता है, जो हमारा हिमांक में अवनमन हुआ है उसकी वैल्यू होती है। तो इन सब का मान हमें यहाँ दिया हुआ है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले KF का मान देखिए, तो KF का मान यह है 4.9, तो मैंने यहाँ लिख लिया 4.9 गुणा W2 का मान कितना दिया है 2 ग्राम, तो लिख लिया 2 ग्राम मल्टीप्लाई कितना है 1000 बटे नीचे क्या आ गया डेल्टा TF मल्टीप्लाई W1, तो डेल्टा TF का मान है 1.62 मल्टीप्लाई W1 का मान कितना दिया है, ये दिया है 25 ग्राम, ये मारा गया 25 ग्राम। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 241.98 ग्राम पर मोल। तो ये हमने M2 क्या निकाला, ये हमारा है असामान्य मोलर द्रव्यमान, ये तो निकाल दिया। तो सामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है इसको समझिए, यह है सामान्य मोलर द्रव्यमान। किसका निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इसका बेंजोइक अम्ल का। इसका फार्मूला होता है C6H5COOH, तो C6H5COOH इसका निकाल रहे हैं। तो देखिए कार्बन के कितने 6 ये हैं, 1 ये, कितने होंगे 7, तो 7 गुणा कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12, तो कितना हो जाएगा 7 गुणा 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने होंगे 5 और 1 6, तो 6 गुणा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान आप जानते हैं 1 होता है, तो कितना होंगे 6 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 2, तो ये आ जाएगा 2 गुणा ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान आप जानते हैं ये होता है हमारा 16, तो ये हो गया 2 गुणा 16। कैलकुलेट करें सबको, तो 12 सत्ते 84, 84 और 6 कम 6, 84 और 6 90 और 16 दूनी 32, 90 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 122। तो हमको पता चल गया असामान्य मोलर द्रव्यमान इतना है और सामान्य मोलर द्रव्यमान इतना है। इसको इनकी वैल्यूज फार्मूले में रखते हैं, तो सामान्य मोलर द्रव्यमान कितना है 122, तो लिख लिया। अब इस वाले फार्मूले पे वैल्यू रख रहे हैं 122 बटे इसकी वैल्यू कितनी आई 241.98 बराबर विलियन में विलेय के कुल मोल। अब देखिए कुल मोल कितने होंगे विलियन में, ध्यान रखना, तो विलियन में हमारे आ जाएंगे विलियन में विलेय के कुल मोल बराबर ये 1 माइनस एक्स गुणा एन क्या चीज है, ये है उन मोलों की संख्या विलेय के जो संयोजन की क्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। तो ये तो इतनी आ गई, तो क्या आ गया 1 माइनस एक्स इंटू क्या आ गई एन प्लस, अब संयोजन की क्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं एन गुणा एक्स भाग ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब 2 अणु आपस में मिल करके एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो यदि एक्स अणु संयोजन की क्रिया में भाग लेते, या मैं मान लो एग्जांपल के लिए मान लो 10 अणु भाग लेते, तो 10 अणु जो संयोजन की क्रिया में भाग ले रहे हैं उनमें से 2 अणु मिलकर के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो कितने अणु बनेंगे, यदि 10 हैं तो 2 अणु एक का निर्माण कर रहे हैं, तो यानी कि कितने बनेंगे 5 अणु, यानी कि 10 का आधा। ठीक वही काम यहां है, संयोजन की क्रिया में nx अणु भाग ले रहे हैं, तो कितने अणुओं का निर्माण होगा विलियन में, वो हो जाएगा nx बटे 2। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन, n कॉमन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर n तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू 1 माइनस, ये माइनस का x है, ये प्लस का x बाई 2 है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ये माइनस x बाई 2, ये आ जाएगा। और ये किसकी संख्या है, विलियन में विलेय के कुल मोलों की संख्या। प्यारे बच्चों ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि आपको यह समझ में नहीं आया तो समझ लिया आपको आगे के प्रश्नों में दिक्कत होगी। एक बार दोबारा आपको समझा रहा हूं, समझिए। हमने कहा विलेय के कुल कितने मोल थे, शुरू में मैंने कहा था 1 मोल लिए, समझाने के आपको अच्छे समझ में आएगा, 1 मोल थे। अब इसको जब विलायक में मिलाकर के विलयन का निर्माण हुआ तो उन 1 मोलों में से सारे के सारे अणु आपस में मिल करके ये द्वितीय प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे संयोजन की प्रक्रिया में,
कुछ अणु भाग लेंगे और कुछ अणु भाग नहीं लेंगे। तो मान ले रहे हैं जो अणु भाग ले रहे हैं उनकी संख्या है x, तो शेष कितने बच गए 1 माइनस एक्स। यही तो बात हुई है। तो यही हमने यहां पर लिया है, संयोजन की क्रिया में भाग लिया कितनों ने, x ने, तो शेष कितने बचे 1 माइनस एक्स। अब मैं कहूं यहां पर तो एक मोल नहीं थे, यहां पर मैंने मोलों की संख्या कितनी कर दी n, तो इसे n गुणा कर देंगे तो यहां पर भी n गुणा हो जाएगा, ये भी n गुणा हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। अब हम कह रहे हैं कि हमें तो यह ज्ञात करना है कि विलयन में विलेय के कुल मोल कितने हैं। विलयन में हमें अब इस बात से मतलब नहीं है कि विलेय के प्रारंभ में कितने मोल थे, हम कह रहे हैं विलयन में विलेय के कुल मोल कितने हैं। तो एक तो वो होंगे जिन्होंने संयोजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, यानी कि 1 माइनस एक्स इंटू एन, तो 1 माइनस एक्स इंटू एन। और दूसरे कौन से होंगे जिन्होंने संयोजन की प्रक्रिया में भाग लिया, वो कितने हैं, एनएक्स अणु है। जब ये संयोजन की प्रक्रिया में भाग लेंगे और दो अणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करेंगे तो यहां पर अणुओं की कुल संख्या क्या हो जाएगी, एनएक्स बटे 2, आधी हो जाएगी। यदि 3 अणु भाग लेते, 3 अणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते तो इस संख्या का तिहाई हो जाता। इसीलिए मैंने यहां पर शब्द लिखा है द्वितय, यानी कि द्वितय का अर्थ है जिन्होंने संयोजन की क्रिया में भाग लिया है, जितने अणुओं ने, जो कि एनएक्स है, उनका आपको आधा करना है, यानी कि एनएक्स बटे 2। अब एन एन दोनों में कॉमन यहां आ गया, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2, ये मैंने लिख दिया। माइनस का x प्लस एक्स बाई 2, इसे सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 अपॉन एक्स बाई 2, यानी कि एक में से एक माइनस का है और आधा प्लस का है, तो माइनस का 1/2 आएगा, तो वही आ गया 1 माइनस एक्स बाई 2। तो ये हमारे पास ये मिल गया। अब इसकी वैल्यूज हमने क्या रखनी है, यहां पर रखनी है, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए ये किसके बराबर है, इसमें विलयन में विलेय के कुल मोल कितने हो गए, ये आ गए n गुणा 1 माइनस एक्स बाई 2 बटे विलेय के कुल मोल। प्रारंभ में विलेय के कुल मोल कितने थे, n थे, इन n को यहां पर रख लिया। तो अब क्या करना है, n से n काट दीजिए, तो 122 बटे 241 जब इसे कैलकुलेट करते तो 0.504 आता है। ये बराबर किसके आ गया, 1 माइनस एक्स बाई 2 के। x बाई 2 को इधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो x बाई 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बाई 2 बराबर 1 माइनस 504 डेसिमल में, तो 0 लिखते हैं इसको, 1 माइनस 0.504। एक में से घटा देते हैं इसको, ये अलग है, तो क्या गया x बाई 2 बराबर, एक में से घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, यह आ गया 9, 9 में से 5 गया, ये हो गया 4.0, इतना आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 2 की इधर गुणा हो जाएगी, तो यह आ गया 2 गुणा 0.496, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर 2 छिंग 12, 2 नीम 18, 19, 2 चौका 18, 9 0। तो x की वैल्यू इतनी आई, लेकिन हमें किस में ज्ञात करनी है, संगुणन प्रतिशत में ज्ञात करना। तो प्रतिशत में ज्ञात करना है तो सीधे इसकी 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत लगा लीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 99.2%, क्योंकि कुल मात्रा कितनी थी, एक थी ना, तो इसलिए x बराबर 99.2%। यही हमारी क्या हो जाएगी, संगुणन का प्रतिशत। तो प्यारे बच्चों, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मूल सिद्धांत आपको पता होना चाहिए कि संयोजन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, संयोजन में कितने अणु आपस में मिलकर के विलयन में एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, या वियोजन में कितने अणु आपस में विभक्त हो रहे हैं, विलय का एक अणु यदि विभक्त हो रहा है तो कितने हिस्सों में बढ़ रहा है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो फिर आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद हम जो दूसरा एग्जाम्पल है फिर उसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से है, और ये है हमारा उदाहरण 2.13। तो ये है उदाहरण 2.13। इसके अनुसार 1.06 ग्राम प्रति ml घनत्व वाले, तो हमें क्या दे दिया, घनत्व ले दिया, तो घनत्व बराबर दे दिया, ये दिया है 1.06 ग्राम पर ml क्यूब, ग्राम पर ml, ये क्योंकि ये तो अपने आप में आयतन ही होता है। तो घनत्व वाले एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, तो इसको भी लिखेंगे, क्या है हमारे पास CH3COOH एसिटिक अम्ल है, क्या है, विलेय है, कि 0.6 ml को, तो इसका हमें क्या दे दिया, आयतन दे दिया, इसका है 0.6 ml को कितने लीटर में, 1 लीटर में, 1 लीटर में, 1 लीटर जल में घोला, 1 लीटर जल में घोला। इन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी प्यारे बच्चों, तो इन्हें नोट करना जरूरी है। अम्ल की इस सांद्रता के लिए हिमांक में अवनमन को हम डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका मान दे दिया है कि 0.0205 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यह है 0.0205
0.205 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डेल्टा TF है। कौन सा मान? प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान हमें दिया है ये इतना। अब जो हमने कहा था, क्योंकि ये एक प्रकार का डिफरेंस होता है, अंतर होता है, तो इसी को हम केल्विन में भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.0205 केल्विन ऐसे लिख सकते हैं। प्रेक्षित किया जाता है। अम्ल के लिए वांट ऑफ गुणक तथा वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो वांट ऑफ गुणक को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, और वियोजन स्थिरांक को हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वैल्यू हमारे को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे इसको समझते हैं। अभिक्रिया मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हमने इससे पहले बताया था, उसमें तो क्या हो रहा था? संयोजन हो रहा था। यानी कि जब विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलेय के विलयन में यदि एक अणु दो अणुओं में विभक्त हो जाए तो उसे हम कहते हैं वियोजन की अभिक्रिया, और यदि दो या दो से अधिक अणु आपस में संयुक्त हो तो इसे कहते हैं संयोजन की अभिक्रिया। यहां पर वियोजन हो रहा है, तो वियोजन किस प्रकार से होगा? CH3 जो COOH है यह परिवर्तित हो रहा है। यहां पर आपको बता देते हैं, यह है CH3 COOH, ये चेंज हो रहा है किसमें? CH3 COO में प्लस H में। तो ये आ गया। इसका अर्थ है CH3 दो भागों में विभक्त हो गया विलयन में, एक CH3 COO आयन में और एक H आयन में, दो में विभक्त हो गया। हमने कहा मान लेते हैं इसके जो कुल मोल थे वो 1 थे, या एग्जाम्पल के लिए मान लो आप 100 थे। तो ऐसा नहीं है कि विलय के 100 मोल जब विलयन में जाएंगे तो 100 के 100 विभक्त हो जाएंगे, उसमें से कुछ विभक्त होंगे और कुछ विभक्त नहीं होंगे। तो मान लेते हैं जो वियोजित अणु है या वियोजित मोलों की संख्या है वो है X। तो लिख लेते हैं माना वियोजित होते हैं बराबर X। तो शेष कितने रह जाएंगे? शेष रह जाएंगे 1 - X। तो टोटल थे 1, उसमें से X वियोजित हो गए तो शेष कितने रह गए? 1 - X। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात और है कि CH3 COOH है, यदि X वियोजित हो रहे हैं यानी कि X अणु दो हिस्सों में बट रहे हैं तो उसमें से X ही CH3 COO के बनेंगे और X ही H+ के बनेंगे। मैंने कहा मेरे पास 100 अणु CH3 COOH के थे, उसमें से 70 अणु वियोजित हो गए। वियोजित हो गए मतलब दो हिस्सों में बढ़ गए, तो शेष कितने बचे? 30। तो जो ये मैं 1 - X कह रहा हूं ये क्या है? शेष है। वो जो 30 जिन्होंने वियोजन की क्रिया में भाग नहीं लिया वो ये है 1 - X, यानी कि ये 30 है। अब वियोजित कितने हुए? 70 किसको कहा मैंने? वो है X मान लेते हैं। अब 70 वियोजित होंगे तो उन 70 से 70 धनावेश बनेंगे और 70 ही ऋणावेश बनेंगे। तो यानी कि यदि X वियोजित हो रहे हैं तो X ही ये बनेंगे और X ही ये बनेंगे। तो मैं यहां इसको प्रदर्शित कर रहा हूं। मैंने कहा ये कितने बन रहे हैं? X ये बन रहे हैं और X ही ये बन रहे हैं। अब लेकिन मैं कह दूं यहां वियोजन, इसमें मोलों की संख्या यदि n से गुणा कर दूं, 1 था तो n गुणा 1 कर दिया तो कितना आ गया? n। तो यहां पर शेष कितने बच जाएंगे? ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? n गुणा हो जाएंगे। और वियोजित कितने हो जाएंगे? ये भी हमारा nx हो जाएगा, ये भी हमारा nx हो जाएगा। तो विलयन में कुल मोलों की संख्या, तो यहां मैं लिख रहा हूं विलयन में कुल मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तो देखिए टोटल कितने हैं? n × 1 - X, n × 1 - X। ये जो वियोजित नहीं हुए, और जो वियोजित हुए कितने? nx और nx। तो क्या लिख लेंगे? प्लस nx, ये धनायन है या ऋणायन है, और nx ही क्या है? धनायन। तो सब में n कॉमन आ गया तो अंदर क्या आ जाएगा? 1 - X प्लस x प्लस x। तो x से x कट गया तो सीधे क्या आ गया? n × 1 + X। तो विलयन में कुल मोलों की संख्या कितनी होगी? n × 1 + X के बराबर होगी। इसका अर्थ है वियोजन के पश्चात विलयन में जो मोलों की संख्या होगी वो प्रारंभ में मोलों की संख्या से बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि टूट रहे हैं ना। यदि संयोजित होते हैं तो मोलों की संख्या घटती है, यदि वियोजित होते हैं तो मोलों की संख्या बढ़ती है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें तो ज्ञात करना है I की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और I हमारा क्या होता है? I बराबर होता है प्रेक्षित अणुसंख्या का गुणधर्म बटे परिकलित गुणधर्म, यानी कि I बराबर होगा प्रेक्षित हिमांक बटे परिकलित हिमांक, इसी के बराबर होगा। तो अब परिकलित हिमांक कैसे निकालेंगे? परिकलित हिमांक होगा डेल्टा TF।
तो डेल्टा टी एफ आप जानते हैं यह हमारा होता है सीधे एक कांस्टेंट होता है के एफ मल्टीप्लाई साथ में क्या होता है एम मोलरता, और के एफ की वैल्यू क्योंकि ये जल है, जल के लिए के एफ यानी कि हिमांक का जो कांस्टेंट होता है के एफ की वैल्यू, उसकी वैल्यू हमारे पास पहले से कैलकुलेट होती है और प्रश्नों में दी हुई भी रहती है बहुत सी जगह, यहां पर नहीं दी है, यहां पे लिख लेते हैं। ये कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, जल के लिए के एफ बराबर 1.86 केल्विन केजी पर मोल ये होती है, इसको ध्यान रखना है आपने। ये आप टेबल देखेंगे यदि इसमें बीच में टेबल दी है हिमांक के लिए कांस्टेंट की, आप उसमें देखेंगे वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो टीएफ की वैल्यू यहां पर ये है, और यही हमारा क्या होगा परिकलित मान, प्रेक्षित मान इन्होंने डेल्टा टीएफ प्रेक्षित मान दे रखा है, हमें परिकलित मान निकालना है। तो परिकलित मान निकालने के लिए केएफ की वैल्यू तो ये है, एम की वैल्यू निकालनी है, और एम क्या होती है मोलरता। तो क्या निकालेंगे, हम लिखते हैं एम यानी कि मोलरता बराबर, और मोलरता की परिभाषा क्या होती है, मोल यहां पर ये सॉरी एम क्या है मोललता है, मोललता की परिभाषा होती है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होती है वही हमारी क्या होती है मोललता होती है। तो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या आ जाएगा 1 किलोग्राम विलायक, या विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब विलायक हमें कितना दे रखा है, देखिए 1 लीटर दे रखा है, 1 लीटर लगभग 1 केजी किलोग्राम के बराबर होता है, तो केजी इसकी तो बात ठीक है। अब विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है, अब हम जानते हैं चूंकि मोलों की संख्या बराबर होती है बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब द्रव्यमान कैसे देंगे, क्योंकि हमें तो यहां पर इसने क्या दिया है, ये जो दिया है ये ml ये आयतन दे रखा है, लेकिन हमें घनत्व भी दे रखा है, तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा घनत्व गुणा आयतन। तो क्या लिख लेंगे इसको, घनत्व गुणा आयतन बटे मोलर द्रव्यमान। घनत्व कितना दिया है 1.06, आयतन कितना दिया है 0.06 बटे नीचे हमारे को क्या दे दिया मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, यह है CH3COOH, इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का तरीका हमारा पुराना वाला, हम जानते हैं कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो इसके लिए अलग से ज्ञात करते हैं, यहां पर लिखते हैं CH3COOH का मोलर द्रव्यमान बराबर कार्बन के कितने होंगे 1 और 1 2, तो 2 गुणा कार्बन के एक परमाणु का भार 12, हाइड्रोजन के कितने होंगे 3 और 1 4, तो 4 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने होंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 16, तो टोटल कितना हो गया 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 28 में 32 और जोड़ दें 28 29 30 यानी कि 60। तो CH3COOH का मोलर द्रव्यमान कितना है 60, यानी कि नीचे हम क्या लिख लेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखते हैं आता ये हटा के हम लिख रहे हैं मोलों की संख्या बराबर। अब देखिए मोलों की संख्या कितनी हो गई, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी 0.0106 मोल आ जाएंगे, और इन्हीं को हमने लास्ट में ध्यान रखिएगा किसके बराबर लेना है n के बराबर लेना है, यानी कि जो हम यहां पर n बोल रहे थे ये वाला जो n है ये n, इसका मान लास्ट में हम वही रखेंगे 0.016, ये ध्यान रखिएगा। तो मोलों की संख्या हमें पता चल गई, अब हमें मोलों की संख्या पता चल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं m मोललता ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे m। तो मोललता हमारी क्या हो जाएगी, मोललता आप जानते हैं ये होता है मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे 1 किलोग्राम विलायक। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी आ गई, ये तो हमने निकाल दिया 0.0106 बटे 1 किलोग्राम विलायक, और 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है 1 लीटर के बराबर होता है, तो इससे बटे नीचे क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास मोललता हमारी आ गई 0.0106 और ये आ गया मोल पर केजी। तो मोललता भी ज्ञात होगी। तो अब ये मोललता ज्ञात हो गई हमारे को,
तो अब इसका क्या बेनिफिट है, हम इसको यहां पर रखेंगे तो लिखेंगे डेल्टा टी एफ बराबर के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86 गुणा एम, और एम की वैल्यू कितनी है ये 0.0106। कैलकुलेट करें तो हमारी निकल के आती है 0.0197 केल्विन के बराबर आ जाएगी। ये कौन सा है, परिकलित। तो अब आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगी, हम जानते हैं ये सूत्र हम आपको दिया हुआ है, ये प्रेक्षित बटे परिकलित, प्रेक्षित डेल्टा टी एफ बटे परिकलित डेल्टा टी एफ। वैल्यूज निकाल लें। प्रेक्षित हमारी कितनी है, वैल्यू हमें दे रखी है प्रेक्षित की, ये है 0.0205 0.0205 बटे परिकलित कितनी आई 0.0197। कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल जाएगी 1.041। यानी कि आई की वैल्यू हमने निकाल दी, हमें प्रश्न में पूछा होता आई की वैल्यू कितनी है, तो आई की वैल्यू 1.041 के बराबर होगी, एक निकल गया। दूसरा हमें निकालना है इस के की वैल्यू। अब के क्या होता है समझिए, के बराबर हमारा होता है जिसे हम क्या कह देते हैं, नियतांक कह देते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, वियोजन है तो वियोजन नियतांक आएगा। तो वियोजन नियतांक बराबर किस किस में वियोजित हो रहा है, ये वियोजित हो रहा है हमारा CH3, यहां रिएक्शन है CH3 COO में और H में, तो यहां पे लिखेंगे CH3 COO के मोलों की संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी, एक हाइड्रोजन आयन में व्यक्त हो रहा है तो H के मोलों की संख्या सब विलियन के लिए लेंगे बटे CH3 COOH के अवियोजित मोलों की संख्या, इस प्रकार से लेंगे तो क्या होगा, वैल्यूज रखते चले जाते हैं। तो CH3 COO के मोलों की संख्या ये हमारा कितना आएगा, देखिए ये हमारा होगा CH3 COO के मोलों की संख्या, ये हमारी है NX और ये भी है NX, ये हो गया NX, ये भी हमारा कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई NX बटे नीचे आ जाएगा N इंटू 1 - X। अब आपको X की वैल्यू चाहिए क्योंकि N की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, ये देखिए ये हमारी N की वैल्यू है। अब X की वैल्यू निकालनी है तो X की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें I की वैल्यू तो देखिए पता चल गई, हमें यहां पर I की वैल्यू पता चल गई और I की वैल्यू इस वाले फार्मूले रखेंगे तो X की वैल्यू निकल जाएगी। अब आप एक काम कीजिए, एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करते हैं जो हमारी K की वैल्यू है उसे कैलकुलेट करते हैं पहले I की वैल्यू के द्वारा। तो प्यारे बच्चों अब हमें क्या निकालनी है, X की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले रखेंगे, N की वैल्यू हमने निकाल रखी है तो हमें K की वैल्यू पता चल जाएगी। तो X की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं विलयन में विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के पूर्व में मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो I के बराबर होता है, और I की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो I बराबर क्या आ जाएगा हमारा, I बराबर विलयन में विलेय के मोलों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी, इसे कैलकुलेट करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, यही हमने निकाल रखी है, देखिए ये हमने निकाल रखी है N इंटू 1 + X, ये है N इंटू 1 + X बटे विलेय के पूर्व में मोलों की संख्या शुरू में कितने थे, N थे, ये हम लिख रहे हैं, प्रारंभ में कितने थे, ये N थे, और बाद में कितने हो गए N इंटू 1 + X, तो N से N कट गया यानी कि क्या गया 1 + X के बराबर। I का मान हमें दिया हुआ है, I का मान अभी हमने कैलकुलेट किया 1.041 बराबर 1 + X, तो X बराबर हमारा कितना आ गया 1.041 - 1 यानी कि 0.041, किसकी वैल्यू आ गई, X की वैल्यू आ गई। N की वैल्यू आपको पता है, N की वैल्यू कितनी 0.016, तो ये वैल्यूज यदि यहां रखें, ये यहां की वैल्यू यहां पर रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा K बराबर N गुणा X, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, N की वैल्यू ये वाली है 0.0106 मल्टीप्लाई X की वैल्यू कितनी आएगी 0.041, ये तो किसका है, पहले NX का मान है जो CH3 COO के मोलों की संख्या के संबंधित है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, दोबारा NX की, तो फिर से यही लिख देंगे 0.0106 गुणा 0.041 बटे N गुणु 1 - X, N की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी
हमने निकाली है 0.0106 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स आपने देखा था 1 माइनस एक्स की वैल्यू रख लेते हैं 0.041। जब आप इसे टोटल कैलकुलेट करेंगे तो के की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 1.86 गुणा 10 की घात -5। ये हमारे कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए इसमें से एक ये कट जाएगा, एक में से इतना घटाएंगे तो जो वैल्यूज आएगी ऊपर की कैलकुलेट करके डिवाइड कर देना, आपकी वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। प्यारे बच्चों, ये इन प्रश्नों में अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को ढंग से समझ गए तो आप समझिए आपको आगे के प्रश्न करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन प्रश्नों में ही इन चैप्टरों का एक प्रकार से समझिए निचोड़ है। जो हमने लास्ट में वांट ऑफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो पूरे का पूरा निचोड़ उसका इन दोनों के दोनों एग्जांपल्स में आ जाता है। जो कि पिछला वाला एग्जांपल था 12.12, ये है सॉरी 2.12, ये अगला है 2.13। तो मुझे लगता है ये दोनों काफी आसान है। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तब आप देखेंगे कि आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।